और सबसे पहली बात यही आती है कि क्या होता है सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, एक थोड़ा समझाने के लिए बता रहा हूं। मान लेते हैं कि हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये रफ सरफेस है और ये एक बॉल है। ये बॉल जो है मैंने ऐसे फेंक दिया इस बॉल को ऐसे, तो ये बॉल क्या रफ सरफेस है, तो ये बॉल देखो ऐसे घूमती हुई भी जाएगी, हाँ घूमेगी भी और आगे भी बढ़ेगी। सही है। हाँ तो अब सोचो, आप जरा देखो, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, इस पॉइंट की मोशन देखो कितनी टिपिकल मोशन होगी, होगी कि नहीं। ये पॉइंट पता है, ये वाला पॉइंट क्या करेगा, ये ऐसे चलेगा। यस सर। ठीक है, ये ऐसे चलेगा, इसको बोलते हैं साइक्लॉइड। इस पाथ का नाम होता है साइक्लॉइड। इसकी हम इक्वेशन भी डिराइव करेंगे, ये पाथ की ट्रेजेक्टरी जैसे पैराबोला की होती है ना, ऐसे इसकी भी होती है, वो भी डिराइव करेंगे, लेकिन अभी नहीं, बहुत बहुत अभी टाइम है उसके लिए। ठीक है, रोटेशन में करेंगे उसको। अच्छा, मतलब सारे पॉइंट्स, कोई भी पॉइंट देख लो वो यही मोशन करेगा, सारे पॉइंट्स। समझ गए ना, अलग हाँ अलग, ये बस साइक्लॉइड अलग अलग होंगे लेकिन मोशन यही होगी सबकी। ओके बेटा। हाँ तो यार अगर मैं तुमसे पूछूं, देखो ध्यान से सुनना, ये बॉडी जो है, ये बॉल है, ये बॉल देखो रोटेट भी कर रही है ना, रोटेट भी कर रही है। और जरा देखो इसका जगह भी चेंज हो रहा है, अभी ये बॉल यहां है, थोड़ी देर फिर यहां पे आ जाएगी, मतलब जगह में भी चेंज हो रहा है, मतलब पोजीशन भी चेंज हो रही है, मतलब ट्रांसलेशनल मोशन भी हो रही है। समझे। हाँ हाँ सर। तो इसमें ट्रांसलेशनल मोशन भी है और रोटेशनल मोशन भी है। तो ये रोटेशन वाली मोशन से मुझे कोई मतलब नहीं है एक्चुअली, मैं इंटरेस्टेड हूं इसकी ट्रांसलेशनल मोशन में। किसमें? ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशनल मोशन में। तो अब यार ट्रांसलेशनल मोशन को कैसे देखें, चलो ये तो मुझे लगता है कि ट्रांसलेशनल मतलब जिसकी वजह से ये जगह चेंज हो रही है, तो मुझे लगता है मुझे इस वाले पार्टिकल की मोशन को देखना चाहिए। देखो ये सेंटर, यस देखो सेंटर बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे जा रहा है, और मुझे लगता है इसी की जो वेलोसिटी होगी, उसी वेलोसिटी की वजह से ये जगह में चेंज हो रहा होगा, मतलब पोजीशन चेंज हो रही होगी। क्या ऐसा आपको भी लग रहा है? हाँ सर, क्योंकि वो फिक्स्ड हाँ वो उसके साथ मूव कर रहा है ना, है। हाँ लाइन में बिल्कुल सीधा एक मोशन कर रहा है। चलो ये जनरल एक एग्जांपल था। अरे साइक्लॉइड का आपने क्या बोला था? कुछ नहीं, वो आपने पाथ बना था क्या? अच्छा। वो पाथ का नाम ही बता। उस पाथ को अच्छा। साइक्लॉइड बोलते हैं बस। ओके। अब देखो मान लेते हैं एक कोई पर्सन है, वो जंप कर रहा है नदी में, एक ऐसी एग्जांपल ले लेते हैं। ये जंप कर रहा है ऐसे, वो नहीं होता ऐसे उस चक्के फिर ऊपर जाते हैं ऐसे, हाँ क्या सर? हाँ वो डाइविंग बोर्ड। हाँ हाँ डाइविंग बोर्ड, हाँ। ये गया, ट्रैम्पोलिन। ये गया, समझे कि नहीं। हाँ हाँ मतलब ऐसे मुड़ता जाएगा थोड़ा थोड़ा, सही है ना। यस सर। हाँ फिर यहाँ ऐसे उल्टा हो जाएगा, फिर ये ऐसे, यहाँ ऐसे पानी में गिर जाएगा, सही है ना। हाँ सर। हाँ सर। तो अब इसमें देखो इसकी भी मोशन बड़ी टिपिकल है। अगर मैं कोई जनरल एक पॉइंट पकड़ू, मान लो इसके हेड का ये पॉइंट है, इसको मैं देखूं तो ये तो अजीब सी मोशन करेगा, देखो है कि नहीं। लेकिन इसमें पता है तुम्हें, इसका जो सेंटर एक पॉइंट ऐसा होगा इस बॉडी में सेंटर, वो देखो क्या करेगा। पैराबोल। पैराबोला। नहीं, जो भी पाथ होगा एक मतलब एक लाइन से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वेल डिफाइंड है। समझ में आ रही बात। हाँ सर। हाँ सर। हाँ ठीक है, फॉर एग्जांपल एक, चलो एक मान लो एक मार्कर है, कोई मार्कर, इस मार्कर को मैं ऐसे फेंक दूं, देखो आगे, मतलब ऐसे फेंक दूं और घुमा भी दूं, तो ये मार्कर कुछ
ऐसे ऐसे चला जाएगा रोटेट करते हुए, लेकिन एक पॉइंट होगा जो मार्कर का मिड पॉइंट होगा, वो बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा। स्ट्रेट का मतलब एक लाइन में फॉलो करेगा ऐसे। हाँ सही है। तो ट्रांसलेशनल मोशन को स्टडी करने के लिए, तो कौन सी मोशन को स्टडी करने के लिए? ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन को स्टडी करने के लिए हमें एक स्पेसिफिक पॉइंट की मोशन को स्टडी करना होता है कि नहीं? हाँ सर। हाँ यस सर। और इस पॉइंट पर हम, मतलब हमें ऐसा फील होता है कि हम इस पॉइंट पर बॉडी का पूरा मास कंसंट्रेटेड एज्यूम कर सकते हैं। होता नहीं है, एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, हाँ सर। हाँ तो चैप्टर का नाम लिख दिया, सेंटर ऑफ मास। हाँ लिखा। हाँ लिखा। इसमें लिखो अब आगे, डेफिनेट हेडिंग भी यही है, सेंटर ऑफ मास। इसमें लिखिए, मैं बोल रहा हूं। अब पॉइंट इन अ बॉडी whose motion describes the translational motion of whole body। समझ गए? बोलो बेटा, क्लियर है? यस सर। हाँ सर। हाँ सर। हाँ अब while describing the translational motion of the body, ध्यान से सुनना, while describing the लिखते चलो। हाँ सर, आपके साथ ही लिख रहे। Translational motion of the body we can assume the whole mass of the body as a point mass concentrated or centralized at center of mass। ठीक है, यस सर। लिख गया बेटा ये? हाँ हो गया। हाँ सर। हाँ चलो अब सुनो। अब हमें एक सिस्टम दिया है। हमें क्या दिया? एक सिस्टम। सिस्टम। हमें एक सिस्टम दिया है। उस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास हमें पता करना है। क्या पता करना है हमें? सिस्टम का सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास। अब Center सोचो, of mass। अब सोचो आप सिस्टम कैसा हो सकता है? सिंपल भी हो सकता है, कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है। सिस्टम मैं बता रहा हूँ। सिस्टम जो पॉसिबिलिटीज है मैं बताता हूँ आपको। हो सकता है सिस्टम में दो पार्टिकल्स हो। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2। हाँ हो सकता है सिस्टम में तीन हो, CO2। हाँ हो सकता है चार हो,
हो सकता है n मॉलिक्यूल्स हो या n पार्टिकल्स हो, समझे कि नहीं? हाँ सर। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक रिजिड बॉडी हो, मान लो एक सॉलिड स्फीयर है। अब क्या तुम इसमें काउंट कर पाओगे कितने पार्टिकल्स हैं? इनफाइनाइट नहीं, सर। लेकिन Finite बहुत particles है कि नहीं? तो ये एक तो है, इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। और दूसरा कौन सा होगा? डिसकंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस मास मतलब डिस्ट्रीब्यूशन। कुछ पार्टिकल्स होंगे, 1 2 3 4, मान लो 4 पार्टिकल से बना हुआ एक सिस्टम है, समझ गए ना? तो इसके बारे में बात कर रहे हैं, ये वाला, ठीक, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। और फिर इसकी बात करेंगे, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इनफाइनाइट पार्टिकल्स होंगे। ओके बेटा? यस सर। यस सर। हाँ सर। बात करते हैं, हेडिंग डाल दो, सेंटर ऑफ मास center of mass of a system of n particles. सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स, मतलब आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि भाई एक सिस्टम है जिसमें कितने पार्टिकल्स हैं? n पार्टिकल्स हैं। तो हमें n पार्टिकल्स दिए गए हैं, ठीक है, उनका मास दिया गया होगा m1 m2 m3 m4 डॉट 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 कहां तक mn। फिर हमें यह बताया होगा कि वो पार्टिकल्स एक्चुअली में कहां है, समझे कि नहीं? मतलब पार्टिकल्स की पोजीशन बताई गई होगी, है कि नहीं? हाँ। पोजीशन हमें कैसे बताई जाएगी? पोजीशन हमें दो तरीके से वो बोल सकता है, या तो वो कोऑर्डिनेट्स बता देगा कि भैया एक पार्टिकल है वो 1,2,5 पे है, ऐसे दूसरा पार्टिकल कहीं और है, तीसरा कहीं और है कि नहीं? फिर हमसे क्या सर मतलब वो एक्स वाई जेड के कोऑर्डिनेट्स बोले ना आपने एग्जांपल में। हाँ, फिर हमसे पूछेगा क्या? वो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट। सेंटर ऑफ मास बताओ। सेंटर ऑफ मास, हाँ। कोऑर्डिनेट्स मतलब हमें जब वो कोऑर्डिनेट बताएगा तो हमसे कोऑर्डिनेट पूछेगा। और फिर अगली बार में ये भी बता सकता है कि भैया इन पार्टिकल्स का पोजीशन वेक्टर ये है। कोऑर्डिनेट से ही तो पोजीशन वेक्टर बनता है। हाँ सर। हाँ। तो फर्स्ट नंबर सुनना आप ध्यान से। सर सेंटर ऑफ मास का मास नहीं पूछ सकता था? सेंटर ऑफ मास का थोड़ी, सेंटर ऑफ मास एक पॉइंट होता है भाई। देखो आप सुनना, फर्स्ट पार्ट सुनो अभी। देखो ये कौन सा एक्सिस है? जेड एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। बॉडी कहाँ है? मतलब पार्टिकल्स कहाँ हैं? पता नहीं। एक पार्टिकल ये है, हाँ M1, दूसरा ये है M2, तीसरा यहाँ है, कहीं भी हो सकता है ना, बताओ। हाँ M3, ऐसे ही Mn, ये है N, इसका मास क्या है? Mn। बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। तो इसका हाँ। इसका क्या दिया है हमें? कोऑर्डिनेट्स x1 y1 z1। इसका कोऑर्डिनेट्स x2 y2 z2। x2 y2 z2। इसका xn yn x zn। and y X and and Y and Z and x1 x1 x3 y3 X3 z3। Y3 Z3। y3 z3। इसका इन सबका सेंटर ऑफ मास कहाँ है? मुझे नहीं पता, मान लेता हूँ ये है। मान लें? मान Yes, लो। sir। हाँ माना है हाँ, मैंने, ये सेंटर ऑफ मास है। तो फिर इसके कोऑर्डिनेट्स, एक्स कोऑर्डिनेट होगा XCM, y y cm z cm। ycm zcm। तो लिखो इसमें फर्स्ट नंबर में, लेट अ सिस्टम इज मेड अप ऑफ n particles of mass m1 m2 up to mn, mn having coordinates x1 y1 z1 x2 y2 z2 x n y n z n।
x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3 ठीक है। हाँ हाँ सर। Coordinates of COM of the system is XCM, YCM, ZCM। लिखो, इतना पूरा नोट करो जल्दी से। हो गया। नहीं सर रुको ना। हो गया सर। अब देखो, अगर यहीं पे इसका पोजीशन वेक्टर दिया होता तो इसी में डायग्राम में बना लेना। सर वो RCOM होता है। ठीक है, उसी में बना दो। लिख गया? हाँ सर। चलो सेकंड नंबर में देखो क्या लिखोगे इसमें। Position vector of the particle are given. Particles पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द पार्टिकल्स आर, बोलो। R1 vector is equal to x1 I cap y1 j cap y1 j cap plus z1 k cap। z1 k cap x2 I cap x2 I cap plus y2 j cap plus z2 k cap। चलते जाएगा। xn I cap plus yn j cap plus zn k cap। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। बोल ही नहीं रहे। अच्छा ZN के कैप, क्लियर? हाँ हाँ तो फिर पोजीशन वेक्टर ऑफ COM RCM वेक्टर क्या हो जाएगा?
XCM I XCM cap I cap M1 R1 वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर प्लस अप टू Mn R RM वेक्टर। अपॉन बोलो। सर ये क्या किया, नहीं समझा। यार ये नहीं समझा। हाँ नहीं समझा। सीधा फॉर्मूला है क्या? सर मतलब वो एवरेज आ जाएगा ना अगर M1 M2 इक्वल होगा तो। सर आप म्यूट हो। हाँ बेटा देखो, हाँ मैं क्या कह रहा हूँ, ये फॉर्मूला है, ये तुम्हें याद करना है। अच्छा सर वो तो डायरेक्टली फील भी कर सकते हैं ना कि जो पॉइंट्स अलग अलग जगह पे उनका मास का ये एवरेज आ जाएगा वो बीच का पॉइंट। अब सुनो क्योंकि पहले, इतनी बात समझ गए कि नहीं? समझ गए। अब हाँ, इसी को थोड़ा सा वेक्टर फॉर्म में है ये, इसको लिख दो अलग से। क्या लिखोगे आप बताओ? RCM वेक्टर को क्या लिखोगे? XCM I cap plus YCM J cap plus ZCM K cap। ZCM K cap। देखो फिर से देखो, ये फॉर्मूला है, ये तुम्हें याद रखना है। अब मैंने इसी को पूरा वैल्यूज लिख दी इसकी, तो क्या लिखा मैंने? RCM को M1। यही तो होगा, हाँ यही होगा। और M1 इसको यहाँ भी R1 split वेक्टर कर को देंगे। क्या लिखोगे आप? X1 I cap plus plus Y1 XCM I J cap cap plus Y1 J plus cap plus Z1 K Z1 cap। K cap। वैसे सबके लिए लिख देंगे डॉट डॉट डॉट। सबके लिए लिख हाँ। देंगे वो M2 डॉट 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 MN के लिए X2 I cap प्लस Y2 Y2 J cap प्लस Z2 K cap। K cap। फिर इसके बाद डॉट डॉट करोगे, नहीं है MN हाँ डॉट डॉट कर दो। MN MN हाँ XN I cap XN I प्लस cap YN YN J cap J ZN cap K प्लस cap। ZN K cap अपॉन M1 प्लस M2 डॉट डॉट MN। अपॉन में MN का अब थोड़ा फिर से ध्यान दो, इसको मैं अब ऐसे लिख रहा हूं, देखना ध्यान से। XCM I cap प्लस YCM J cap प्लस ZCM K cap बराबर, देखो M1 X1 I cap और यहाँ देखो M2 X2 I cap, ऐसे ही सब में है। हाँ सर। तो मैं ऐसे M1 लिख रहा हूं, X1 plus M1 M2 X1 X2 प्लस M2 X2 MN XN whole I cap। MNXN पूरा होल I cap, whole I cap। और अपॉन में भी अलग कर रहा हूं इसको। हाँ M1 plus M1 plus M2 M2 plus MN डॉट 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 MN प्लस फिर ऐसे M1 दूसरा Y1 M1 Y1 plus Y1 M2 Y2 Y2 dot 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 MN same thing। YN whole में J cap। हाँ upon M1 plus M2 plus अपॉन on में M1 plus M1 M2 plus dot M2 dot dot M1 MN प्लस तक। M2 डॉट 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 MN। ऐसे ही Z वाला भी लिख लोगे आप लोग, है ना? हाँ हाँ हाँ, सर फिर तो हम ऐसे भी बोल सकते थे ना कि अगर n मास है जो सारे इक्वल मास के हैं, तो उनके कोऑर्डिनेट्स का एवरेज आ जाएगा सेंटर ऑफ मास का एवरेज, सही है, और उससे सिमेट्रिकल होंगे ये सारे पॉइंट्स। मतलब सही अगर एक बात है। प्लेन ये लिख लिया? 1 मिनट सर। सर पिछली बाकी है। पिछला लिखना है। एक मिनट, चलो ये लिखो जल्दी से पहले। हाँ ये लिखने सर नेक्स्ट स्लाइड। सर नहीं रुको ना प्लीज एक मिनट।
हो गया सर। ये पोजीशन है मतलब वेक्टर क्वांटिटी है। लिख गया? नहीं सर रुको। बेटा सर हाँ हाँ हो गया हो गया। लिखो। उसके बाद दोनों साइड क्या करें? कंपेयरिंग। तो फिर क्या कंपेयर कर रहे हो? अलग। आई कैप का आई कैप से, जे कैप का जे कैप से। जे कैप का जे कैप से और के कैप का के कैप। तो एक्ससीएम इक्वल क्या मिलेगा? m1x1 plus m2x2 plus m1x1 plus चलता जाएगा m2x2 mn dot xn dot तक mn अपॉन तक m1 plus m2 m1 plus dot m2 dot dot mn। till mn। ऐसे ही वाई सीएम के लिए लिखो, ऐसे ही जेड सीएम के लिए लिखो। जल्दी करो। हो गया सर। तो सिंपल है। हाँ कोऑर्डिनेट हाँ तो एकदम सिंपल है। अब सुनो क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, पहले ये बताओ सेंटर ऑफ मास होता क्या है? जहां पे आप, जिस पॉइंट पे आप टोटल मास को रख सकते हो। समझ गए? यस सर। हाँ। अगर मान लो मैं तुमसे कहूं ये एक पार्टिकल है 2 किलोग्राम का, एक है 4 किलोग्राम का, एक है 10 किलोग्राम का, एक यहाँ पे है 8 किलोग्राम का, एक ये है 2 किलोग्राम का। मैं अगर तुमसे कहूं कि ये सेंटर ऑफ मास है, ये क्या है? सेंटर ऑफ मास। इन सबका सेंटर ऑफ मास है। तो आप क्या करोगे? 2 8 2 10 2 12 10 26। यहाँ पे 26 किलो। पूरा एक ही पॉइंट पे रख सकते हो। समझ गए? हाँ हाँ सर। तो होता है सेंटर ऑफ मास। यही होता है। हाँ अब देखते हैं, क्वेश्चन करना है हमें। देखो क्या क्वेश्चन है। कह रहा है कि द सेंटर ऑफ मास ऑफ नहीं,
लिखो क्वेश्चन, वो बोल रहा हूं मैं। we have 3 particles of mass m1 बराबर 2 किलोग्राम at 1, 2, -3, m2 equal 3 kilogram at -1, 5, 2, and m3 equal 4 kilogram at -2, 0, 5। ये क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है कि find the mass of the 4th particle। या ऐसा करो, find the position of, पोजीशन मतलब वही कोऑर्डिनेट्स, पोजीशन ऑफ 4th पार्टिकल। एक और लेके आ गए है ना, ऑफ मास 10 किलोग्राम, so that the center of mass of the new center of mass of the whole system goes to origin। पहले बताओ क्वेश्चन समझे? हाँ सर। 3 पार्टिकल्स हैं, कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, इनका कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास होगा। होगा। फिर कह रहा है कि एक और रख दिया, ये m4 बराबर 10 किलोग्राम, इसको मतलब क्या निकालना है? x4 y4 z4 वो निकालना है, ताकि नया जो चारों का नया सेंटर ऑफ मास है वो ओरिजिन पे आ जाए। मतलब उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएं? एक्सियम 0, 0, 0 क्या हो जाए? 0, 0, 0। कर लोगे? हाँ आराम से सर, 2 करेंगे। मिनट। 2 मिनट दो। सर बताओ क्या आंसर? हेलो सर। 2 मिनट प्लीज। हो गया सर, हो गया। आंसर हाँ बेटा बोलो। 9/10 -19/10 और 2। हाँ नहीं हाँ माइनस, सर, चलो तो सबसे पहले अब मैं सॉरी -2 आ रहा है वो सर। -2। हाँ देख ले रहे हैं, अभी देख ले रहे हैं। सबसे पहले तो m1 m2 m3 जो है ना, ये 3 दिए हैं, ये 3 है ना। हाँ और m4 और यहीं पे लिख दो, m4 और यहीं पे लिख दो, है कि नहीं? कितना? 10 kg और at यहाँ पे क्या? x4 y4 z4। y4 z4 ये हमें निकालना है, जबकि इन चारों का XCM क्या होगा? 0, ycm 0 YCM 0 ZCM 0। फॉर्मूला ही तो लगाना है सीधा। उसकी XCM भी बराबर जरूरत m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस m4 x4 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। बोलो सर, अपॉन की भी जरूरत नहीं है ना, सिर्फ न्यूमरेटर 0 कर देते हैं, हाँ, मतलब वो मास 0 इनटू ही x आएगा। कंप्यूटर। ये बताओ, हाँ। कर लोगे सब लोग? हो गया। हो गया सर। चलो ठीक है, तो हो पक्का गया सर।
या कोई चाहता है कि मैं सॉल्व करूं? नहीं सर। नहीं सर, हो गया। नहीं सर। नहीं नहीं सर 9/10 माइनस 19/10 और एक जेड का। चलो माइनस ठीक है। 0.9 माइनस 1.9 और -2। हाँ सर। हाँ यही आया सर। हाँ सर। ठीक है, तो आ गया ना सबका एक ही जैसा? हाँ एक हाँ सर। सर यही आ रहा है। चलो अब आगे बढ़ा रहे, ठीक है। हाँ तो क्वेश्चन है, एक दो और सरल सरल क्वेश्चन कर लेते हैं। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ, लिखो, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ vertices of a triangle ABC are, कह रहा है कि A कितना है 1,2, B कितना है 4,6 एंड C कितना है -3, -2। अब वो कह रहा है कि 3 पार्टिकल्स ऑफ सर वो बी 4,6 है कि 1,6 है? masses 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम एंड बेटा देखो तीसरे का नहीं दिया, m किलोग्राम, आर प्लेस्ड at the vertices। मतलब A है कौन सा 1 kg का है, बी 2 रिस्पेक्टिवली है, ठीक है। हाँ कह रहा है if the coordinates of the center of mass are 3/5, 2, then calculate small m। चलो करो जल्दी से। सर बताऊं क्या? हो गया। आ गया सर। आंसर बोलो। 2 किलो। 2 किलो। बिल्कुल हाँ सर, सर 2 किलो आता है। करेक्ट है। कर लोगे ना ये सब ऐसे कुछ? एक मिनट। सर उसमें हाँ, दोनों 2 कोऑर्डिनेट किलो। करने की भी जरूरत नहीं है, हाँ एक से ही हो जाता है। एक से ही हो जाता है। ठीक है, तो भाई क्लियर है सबको ये सब? हाँ सर। हो गया। हाँ अब हाँ ध्यान सर। से सुनो, अब ध्यान से सुनना, क्योंकि ये बड़ा सिंपल था। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, अब दिमाग लगाना थोड़ा अच्छे से, ठीक है, क्योंकि ये अब यस सर। बाद में ये सबसे खतरनाक होगा, देखना अभी, ठीक है। चलेगा सर। तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग, और अब मैं बात करूंगा सेंटर ऑफ मास की, एक सिस्टम के, जिस सिस्टम में कितने पार्टिकल्स होंगे? इनफाइनाइट। सिर्फ 2। ओके। तो देखो ध्यान से,
हेडिंग डालो। मतलब ये कि हमारे पास दो पार्टिकल्स हैं M1 और एक है कौन M2, M2 जिनके बीच की क्या दी गई है हमें, डिस्टेंस। डिस्टेंस। मतलब मुझे अब कोई कोऑर्डिनेट्स वगैरह नहीं दिए गए हैं, है कि नहीं? हाँ अब तो मुझसे वो कह भैया ये हैं दो पार्टिकल्स, बताओ इनका कहाँ होगा क्या, सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास। तो पहले तो बड़ा कॉमन सी बात है, इसका मास ज्यादा रहेगा उसके सुनते पास। जाना पहले ध्यान से, नहीं नहीं पहले सुनो मेरी बात सब लोग। ये दो पार्टिकल्स हैं यार, मुझे डिस्टेंस के फॉर्म में तो पता ही नहीं है कुछ, मैं जानता हूं क्या? नहीं। मुझे नहीं तो ये पता है कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में, ये सब सीखा है हमने, तो ये फॉर्मूले लिखे हैं हाँ कि नहीं? तो फिर एक्चुअली में मुझे वही पता है, बस कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में पता है मुझे, और कुछ नहीं पता। कोई बात नहीं, तो मैं कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में बना लेता हूं। तो कहीं पे भी तुम ओरिजिन मान लो। अब तुम बताओ कहां मानोगे ओरिजिन? M1 पे ही। M1 आपकी मर्जी है, सबसे पहले ध्यान से सुनो, आपकी मर्जी है, डिपेंड्स ऑन यू। आप M1 को ओरिजिन मान लो, M2 को ओरिजिन मान लो, या सेंटर ऑफ, कोई तीसरे पॉइंट को, या कहीं भी सेंटर ऑफ मास जहां भी मान लो, यहां पे होगा सेंटर ऑफ मास, ये है सेंटर ऑफ मास, या यहां मान लो तुम सेंटर ऑफ मास, और फिर क्या करो, इसको ओरिजिन मान लो। तो आप कुछ हाँ कर सकते हो, समझे? ओरिजिन कहीं भी मान सकते हो। चलो मैंने ये ओरिजिन माना, अब तुम एक कॉमन सेंस की बात बताओ, अगर ये ओरिजिन है तो फिर क्या मैं इसको एक्स एक्सिस मान लूं? मैं तो सिंप्लीफाई करूंगा ना, जो जितना सिंपल हो सकता है उतना करूंगा ना मैं तो। यस सर। हाँ और ये सर, क्या है? एक्स एक्सिस, और यहाँ क्या होगा? परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर y एक्सिस। अब ये बताओ M1 में और M2 में कोऑर्डिनेट्स में y कोऑर्डिनेट आ रहा है क्या? नहीं यार। नहीं। y कोऑर्डिनेट दोनों का 0 है ना? हाँ 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 सर, क्या सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट में y कोऑर्डिनेट आएगा? नहीं। नहीं यार। नहीं आएगा। नहीं, इसका मतलब क्या हुआ? पहली बात Along the निकला, अलोंग द लाइन ही होगा। हाँ सुनो, दो जो मास होते हैं, दो पार्टिकल्स जो होते हैं, उनका जो सेंटर ऑफ मास होता है वो उनको ज्वाइन करने वाली लाइन पर ही होता है, हाँ मतलब यहां नहीं हो सकता। तो क्या, चलो यहां मान लेते हैं, ये है क्या? सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास। अब इसके कोऑर्डिनेट्स तो चलो भाई मैंने माना एक्स B1 और यहां से क्या मान लेता हूं मैं? B माइनस D1। D2। हाँ। तो अगर तुम्हें D1 पता चल जाए तो फिर ये D2 तो पता चला ही जाएगा, क्या होगा? हाँ D D माइनस minus D1। D1। टी माइनस। तो हमें पहले ये बताओ गिवन क्या है? मास M1 M2 D। M1 M2 दिया है, D दिया है। M2 और D गिवन। फाइंड क्या करना है? सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट मतलब कहाँ पे? पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। डिस्टेंस फ्रॉम M1 एंड M2। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। बोल नहीं रहा हूं मैं अभी, यही दोनों फाइंड करने। हाँ हाँ क्लियर है क्या? क्लियर हाँ है। सर, सर। कोई दिक्कत हो तो बोलो, नोट करो इतना।
लिख गया? हाँ सर। चलो भाई, अब देखो ध्यान से। तो सबसे पहले अच्छा एक बात यहीं पे देख लो, इसके ये M1 दिया है। देखो एक्चुअली में मैंने ये क्यों किया है, ओरिजिन माना क्यों किया ये, इम्प्लिसिटी के लिए। ताकि मैं कोऑर्डिनेट्स निकाल पाऊं। हाँ। बोलो इसके कोऑर्डिनेट, हाँ 0,0 0 0 0 इसके कोऑर्डिनेट्स बोलो, D, D, 0, 0 D, 0 इसके कोऑर्डिनेट्स बोलो, T1, 0. D1, 0 अगली लाइन में लिख रहा हूं मैं, देखो M1 के कोऑर्डिनेट्स आए हैं ठीक है, इसको क्या बोलोगे आप? origin Y1 x1 y1 x1 y1 x2 x2 y2 y2 यही है ना D1, 0? हाँ हाँ XCM YCM क्लियर है? यस सर। तो मुझे चाहिए XCM। तो क्या सिंपल सी बात है यार, XCM बराबर क्या करूंगा मैं? M2 D M1 upon M1 plus M2 upon M1 plus M2 XCM है क्या ये? D1 D1 M1 D 2D upon M1 plus M. M2 D upon M1 plus M2 सुनो अब ध्यान से, मतलब D1 जो आया है M2 इंटू D अपॉन, ये आया ना, समझ गए? हाँ सर M1 प्लस M क्या लिख दिया? M1 plus M2 सॉरी ये फर्स्ट इक्वेशन मान रहा हूं मैं। अब बेटा थोड़ा इस पे ध्यान दो, M2 और ये M1 प्लस M2, समझ गए ना? हाँ हाँ आप देख सकते हैं ये ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है, सही लिखा मैंने? हाँ सही लिखा। हाँ सर हाँ सर क्या पता चला इससे? वो दोनों के बीच में मास के कोऑर्डिनेट्स कम रहेंगे। दोनों मासेस के बीच में लाई करेगा वो। हाँ मतलब ये यहाँ से देखो D1 डिस्टेंस जो है वो D से ज्यादा नहीं हो सकती, मतलब ये पूरी डिस्टेंस जो है आगे नहीं हो सकता, मतलब कि जो D1 है वो D से छोटा ही रहेगा। समझ में आ रही? हाँ मतलब सेंटर ऑफ मास इनके बीच में ही रहेगा। क्लियर? सो समझ गए बेटा? हाँ सर। हाँ ये सर हो गया D1। अब मैं अगर D2 निकालना चाहूं, क्योंकि मैं सेंटर ऑफ मास को यहां से भी बता सकता हूं कि M1 से भैया D1 दूर है, या M2 से कितनी दूर है। D2 बोलो ना, D minus D1 तो D2 बराबर D माइनस D1। M2D upon M1 plus M2 एलसीएम लेके सॉल्व कर दो इसको, तो ये आ जाएगा D2 बराबर M1D अपॉन M1 M1। M1 plus M. उल्टा होता है यार, सीधी बात है। उल्टा। हाँ D2 है तो ये M1 आ जाएगा। इससे भी पता चल रहा है कि D2 इज लेस देन D D. D एक ही बात है। चलो नोट कर लो पहले जल्दी से। सर इधर हमने D2 किसको माना था? हमने तो सिर्फ D1 ही माना था ना शायद से। हैं? बस डी लिखा था उधर। क्या
सेंटर ऑफ मास और M2 का डिस्टेंस। हाँ समझ गया सर, समझ ये गया। है D1, ये D तो पूरा है। हाँ समझ गया। अच्छा ओके ओके हाँ। सेंटर ऑफ मास की M1 से डिस्टेंस दी गई D1 में, हमने मानी D1 और ये मानी D2। सर मतलब हम ऐसे भी कह सकते हैं ना, अगर M1 इक्वल टू M2 है तो वो सेंटर पे होगा, और अगर बिल्कुल मिड पॉइंट पे होगा। अनइक्वल होगा तो जिसका मास ज्यादा है वो उधर शिफ्ट होने लग जाएगा। बिल्कुल। अगर हम M1 D1 बराबर M2 कह सकते हैं क्या? हाँ अभी मैं वही बताऊंगा, इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर दो। हाँ सर वही बनता है। सर नेक्स्ट स्लाइड। नहीं सर रुको। हो गया सर। हो गया सर। चलो भाई, तो ये क्लियर है इतना? हाँ हाँ सर। चलो अब देखो, फर्स्ट इक्वेशन डिवाइड बाय सेकंड इक्वेशन, तो क्या आएगा? D1 अपॉन D2 बराबर M2 बाय M1, M1 D1 इक्वल टू पहले। M2 D2। सुनो पहले, सही है? सही है। अब इससे सुनो पहले, सुनो पहले, अगर M1 बड़ा होगा तो D1 छोटा होगा। हाँ हाँ सही है? सही हाँ है। सर। मतलब अगर सेंटर M1 ऑफ मास उसके तरफ जाएगा। अगर M1 बड़ा है, ये मास बड़ा है, तो ये डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास की कम होगी, मतलब कम हो गया उसकी तरफ होगा। क्लोज टू द लार्जर मास। बोलो। हाँ सेंटर सर। ऑफ मास लाइज 10 क्लोजर टू द। लिखो, 10 सेंटर ऑफ मास will lie Closer to greater. heavier, ज्यादा, जहां पे ज्यादा मास होता है वहां तरफ शिफ्ट होता है सेंटर ऑफ मास। बात समझ में आ गई? हाँ सर। चलो भाई आगे देखो। सर वैसे ना, जैसे जिधर ज्यादा चार्ज होगा उधर कोई भी पार्टिकल ज्यादा अट्रैक्ट होगा, वैसे याद रख सकते ना। ठीक है। हो गया सर। चलो भाई आगे बढ़ाएं। हाँ हो गया। हाँ हाँ सर। अब सुनो, तो ये तो सिंपल है, कर लोगे। हाँ मैं क्या बोल रहा था कि ओरिजिन किसी को भी मान सकते हो, समझ गए ना? है? हाँ सर। यस सर। अरे यार मतलब मैं ये कह रहा हूं, M1 ये M2 यही तो था हाँ सर। बीच में किधर हो? पूरा D, और ये क्या था?
Center of mass. सेंटर ऑफ मास ये D1, ये D2। D2. अब मैं तो ये इसी को ओरिजिन मान रहा हूँ, मैंने तो इसी को माना ओरिजिन। तो फिर बताओ XCM YCM क्या हो जाएगा? 0 0. 0,0 तो एक ही लाइन में आ जाएगा, देखना। चलो बोलो XCM बराबर M1x1 M1x1 plus M2 डिनोमिनेटर की जरूरत नहीं है. पहले तो ये देखो, सुनो पहले इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? माइनस D1 कॉमन माइनस D1 कॉमा minus 0 D1 common 0 D2 कॉमा 0 D2 कॉमन 0 0 बराबर बोलो माइनस M1 D1 minus D1 minus M1 D1 माइनस M2 M1 D2 प्लस प्लस M2 M2 D2 अपन M1 प्लस M2। हाँ वो क्या आ गया? आगे से वही आ गया M1 D1 D1 equal to M1 M2 D1 D2 बराबर M2 D2। तो मैं यही कह रहा हूं, आप इसको मान लो ओरिजिन, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझे कि नहीं? हाँ Yes, सर। sir. हाँ सर नोट में लिखो इसको, कंसीडरिंग COM एट ओरिजिन origin लिख लो। ये मैं क्या कह रहा हूं, उद्देश्य मेरा क्या था? कुछ नहीं, इसको ज्यादा भाव मत देना, समझ गए ना? ये कुछ भी नहीं है, सिंपल सी बात है। बोलो, क्लियर है? इसको लिखे क्या? पहले ये बताओ, बात समझे हाँ कि हमें इसको बहुत ज्यादा वैसा नहीं, हाँ ये बड़ी भारी चीज है। क्लियर? बहुत ही सरल है. बहुत सिंपल बहुत- चीज है। ठीक है, नोट करो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। तो एक पार्ट तो हो गया, एक्चुअली में पार्टिकल्स के फॉर्म में इससे ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन अब रिजिड बॉडी वाला ये है बड़ा थोड़ा सा। सर मतलब मजा रिजिड आएगा बॉडी वाला सर, इससे थोड़ा अरे यार ज्यादा ये मजा होगा। आएगा। तुम, मैं क्या बोल रहा हूं, तुम खतरनाक क्वेश्चन एक एक लाइन में सॉल्व करोगे, एक एक। आपकी तरह कैसे? नहीं, मैं कहा, तुम लोग करते हो, मैं तो कर ही नहीं पाता हूँ। मुझसे सीरियसली नहीं होता, मुझसे तो गलतियां होती हैं बहुत। कैलकुलेशन तो तुम लोग ही करते हो ना ज्यादातर। चलो भाई, ठीक है। हाँ सर। हाँ एक सर मिनट, तो लेकिन बेटा ये एक्चुअली मैं बोल रहा हूँ टफ, मैंने बोला था टफ है थोड़ा सा। तो क्यों है पता है मैं क्यों बोला था वो? इसलिए क्योंकि बच्चों को इसका एप्लीकेशन करना, सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना, बहुत गलतियां करते हैं उसमें। हाँ तो चाहे, समझना एक बात है सर, अप्लाई करना अलग बात है। सही बात है। तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है? हाँ सर, लेकिन तो अप्लाई अब हम- करने में बहुत सुख मिलता है। हैं? अप्लाई करते वक्त बहुत मजा आता है। तो अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं ये बताओ। सेंटर ऑफ मास ऑफ अ कंटिन्यूअस, कंटिन्यूस रिजिड बॉडी Rigid body. बॉडी हेडिंग डाल दो, Rigid body सेंटर ऑफ मास ऑफ अ कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। सेंटर ऑफ मास ऑफ अ कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है भाई, चलो मान लेते हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये ओरिजिन है। अब थोड़ा बेटा ध्यान से सुनना, मैंने मान लिया कि ये एक बॉडी है, ठीक है? अब आप देख रहे हो इतनी बड़ी बॉडी है, इसमें कितना सारे पार्टिकल्स होंगे, हैं? बहुत सारे वो यूज कर पाएंगे M1 X1 M2 X2? नहीं. नहीं सर, बहुत नहीं। लंबा हो जाएगा। नहीं सर, साल भर लग जाएगा सर वो। हाँ, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो फिर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, है कि नहीं?
हाँ Yes. अभी मजा हाँ आएगा। सर। तो चलो भाई, थोड़ा सा मैं एक्चुअली में इंटीग्रेशन आया कहाँ से वो भी तुम्हें फील करा देता हूँ। तो मैंने माना कि ये हमने जो अभी लिखना नहीं है, ये फॉर्मूला जो था XCM का वो था M1 x1 प्लस M2 x2 और समेसन करना था Mn x। MN तक, में भी ये नीचे मास का समेसन ही था। MN तक। ऊपर है मास इनटू पोजीशन का समेसन और नीचे सिर्फ मास का समेसन है। सही है क्या? हाँ सही है। हाँ सर। ठीक है, एक सेकेंड बेटा। देखो भाई सब लोग, तो हमें क्या करना है यार, इस इतने बड़े मास में मैं क्या करूं यार। एक छोटा सा, अभी तक क्या करते थे आप, पार्टिकल्स लेते थे ना, M1 M1 M2 M3 M4, है कि नहीं? हाँ 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 अब हाँ मैं छोटा सर। पार्टिकल नहीं ले रहा हूं, अब मैं एक छोटा सा पार्ट। क्रॉस सेक्शन। मास ले रहा हूं। DM। समझ गए? हाँ समझ गए क्या हाँ हाँ सर। मैंने ये DM लिया और आप पहले क्या करते थे, M1 M2 M3 और उनका फिर क्या लिखते थे, कोऑर्डिनेट। तो ऐसे इसके कोऑर्डिनेट्स लिखो DM के। तो DM का ये क्या है, पोजीशन वेक्टर। इसके कोऑर्डिनेट्स मैं लिख देता हूं, क्या प्रॉब्लम है, X X Y Y Z। Z। अब X1 Y1 नहीं लिखोगे, सिर्फ XYZ लिखोगे। क्लियर बेटा? हाँ सर सर। clear है। ठीक है हाँ भैया। सर। इसको देखना, XCM मैं क्या लिखूं इसका। अच्छा सबसे पहले एक बात बताओ, ये जो DM है इसका जो कोऑर्डिनेट है ये XYZ है ना यार। DM तो थोड़ा सा बड़ा है ना, देखो पॉइंट थोड़ी है ये एग्जैक्टली। क्यों भाई? हाँ, हाँ सर। ये XYZ क्या है, डू यू नो? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज XYZ एक्चुअली? DM के सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट। DM के हाँ यस यस, DM का भी एक सेंटर ऑफ मास होगा कि नहीं? हाँ हाँ उसके हाँ। कोऑर्डिनेट। हाँ सर। सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट है XYZ, ये ध्यान रखना सब लोग, ठीक है? हाँ 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 सर। हाँ सर। चलो अच्छा, तो XCM मतलब सेंटर ऑफ मास, पूरे बॉडी का सेंटर ऑफ मास का XCM, यही तो होता है। अब देखो इसमें समेसन है, तो मैं इसमें मास और पोजीशन का समेसन करूं, मतलब DM इंटू एक्स लिखूं क्या? हाँ सर। और यहां देखो सबका समेसन किया, तो मैं समेसन थोड़ी करूंगा, अब क्या करूंगा मैं, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन। और नीचे बोलो अपॉन में कुछ नहीं, बॉडी का मास। सिर्फ DM। DM बोलो पहले समझ में आया कि नहीं? एकदम अच्छे से। हाँ सर। तो अब मैं सर ये इंटीग्रेशन वाला पार्ट नहीं समझा। बेटा ये M1 x1 है, हाँ ये क्या है, M2 x2। ऐसे ही सबका x का मल्टीप्लीकेशन का ये क्या लिखा है ऊपर, समेसन। तो इंटीग्रेशन समेसन ही तो करता है। हाँ तो वो और ये x1 ना लिख के मैंने इंटीग्रल फॉर्म में DM और XYZ लिखा, और इसका देखो M इंटू एक्स मतलब DM इंटू एक्स मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर दिया, तो ये समेसन ही तो आ जाएगा ऊपर वाला। हाँ सर। ऐसे ही नीचे मास का समेसन है तो इंटीग्रेशन DM कर दिया। बोलो क्लियर हुई बात? हाँ सर हुआ कि हाँ चलो भाई। सर ये यूनिफॉर्म बॉडी के लिए आएगा ना, मतलब DM सारे सेम चाहिए। नहीं नहीं, कोई ऐसा कंपलसरी नहीं, खूब वेरिएबल हो चाहे यूनिफॉर्म, अभी सबके। तो मैं सर क्या वो इरेज करूंगा, किया हो, रहने दो ना। let we have a Continuous mass distributed body. mass distribution. We want to find The center of mass of the Center body. of mass of body. coordinates of center of mass of this समझे? हाँ सर। let
we take a dm at x, y, x, y, z. then xcm ये होगा। बताओ भाई कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है xcm में? नहीं सर, xcm भी लिख नहीं, दो। सेंटर ऑफ मास। ZCM समझ गए? ऐसे ही ZCM हाँ। हो गई। हाँ सेम सर जेड के लिए होगा। नोट करो पूरा जल्दी से। हाँ सर। सर आपने वो कर्व क्या डिनोट करने के लिए बनाया था वो फिगर? ये बॉडी है। ओके। हो गया सर, हो गया सर, हो गया। चलो भाई देखो आगे। तो ये तो हो गया जनरल फार्मूला। अब हमें कुछ नहीं क्वेश्चंस करने हैं बस, ठीक है? तो हेडिंग डालो, सेंटर ऑफ मास ऑफ a thin यूनिफॉर्म रॉड, ये हेडिंग है, ठीक है? यस सर। देखो भाई ये है रॉड, बेटा थोड़ा ध्यान देना। ये है थिन रॉड और मास के लेंथ कितनी है? L. इसका टोटल मास कितना है? M। M सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? मिड पॉइंट सबको पता है। मिड पॉइंट। हाँ देखो सुनो पहले, यहां हमने क्या प्रूफ किया था कि अगर ये M1 और M2 बराबर हैं तो इनका मिड पॉइंट होगा सेंटर ऑफ मास। हाँ सुना यार? यहां देखो ना, ये हाँ प्रूफ नहीं हुआ अभी यार। कहां गया? M1 D1 बराबर M2 D2। अगर ये M1 और M2 बराबर है तो D1 बराबर D2। बोलो। सर। हाँ सर। हाँ सर। तो ये सेंटर ऑफ मास जो होगा वो बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे होगा, D/2 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 ऐसे कॉमन सेंस भी लगाना आना चाहिए तुम्हें, ध्यान रखो। अब ये देखो, सोचो यूनिफॉर्म रॉड है तो यहाँ पे एक M सोचो, इमेजिन करो छोटा DM, यहाँ भी DM होगा, तो उन दोनों का सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा? बीच में। सेंटर यहाँ लो एक DM, यहाँ पे लो एक DM, उनका भी बीच में। ऐसे ये DM करते चलो सिमेट्रिकली, तो सबका सेंटर ऑफ मास यहीं आएगा कि नहीं? बीच में। हाँ हाँ सर। तो ऐसे सोचना है, क्लियर? तो हाँ यस डालना इंटीग्रेशन। तो मैंने क्या किया, इसको ओरिजिन मान लिया, ठीक है? ये क्या है? ओरिजिन। तो क्या सेंटर ऑफ मास वाई एक्सिस पे होगा?
नहीं नहीं होगा। नहीं एक्स पे ही होगा ना, हाँ क्यों? क्योंकि थिन रॉड है, समझ गए? हैं? हाँ हाँ सर। तो मैं सेंटर ऑफ मास का क्या निकाल रहा हूं? कोऑर्डिनेट। किसके रिस्पेक्ट में? इस एंड के रिस्पेक्ट में। ओरिजिन से ही तो बताओगे, तो ओरिजिन तुमने इस रॉड का ये वाला एंड माना है, मतलब सेंटर ऑफ मास की यहां से डिस्टेंस पता चलेगी मुझे, ठीक है? तो मैं क्या हाँ, कर रहा हूं, सबसे पहले मैंने क्या किया, गया मैं एक्स पे, फिर यहां पे dx dx आगे गया। इसका मास क्या है? dm DM TM सेंटर क्या लिखोगे आप? सेंटर ऑफ मास एक्स कोऑर्डिनेट इंटीग्रेशन डीएम का एक्स कोऑर्डिनेट मतलब x इंटू डीएम। अरे यार, ये डीएम का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स। ये इसके रिस्पेक्ट में लिखना है, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में तो लिखते हैं हमेशा। हाँ हाँ सर। यही होता है क्या? हाँ यही होता है। हाँ पहले तो हाँ डीएम, सर। डीएम को क्या लिखोगे आप? गामा dx m/l इंटू, m by n dx। सही है? हाँ हाँ रखो तो xcm बराबर इंटीग्रेशन x, यहाँ पे m/l dx ये हो गया अपॉन में इंटीग्रेशन, फिर वही क्या? m में आ जाएगा। dx। by L पहले सुनो, ऐसे थोड़ी है कि m रख दो, सुनो पहले, अभी इतनी बात समझे कि नहीं? बाद में वो सब करना, लेकिन अभी डायरेक्ट मत करना, कभी पूरा लिखना, ठीक है? अब बताओ इसमें देखो m/l बाहर आ जाएगा बेटा इसमें, हाँ और कैंसिल हो जाएगा। और इंटीग्रेशन क्या बचेगा? x dx। लिमिट अब डालनी होती है, तो बताओ 0 से L। अपॉन, चलो देखो इसमें से भी m/l बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन dx, ठीक है? dx तो ये पूरा गया, तो ये कितना आएगा? L, L स्क्वायर बाय 2। L square by 2। और ये आएगा L square by 2 0 से L अपॉन L। तो हाँ, L/2 आ जाएगा। हाँ आ जाएगा। हाँ पहले ये बताओ, ये समझ में आया? हाँ हाँ। अच्छे से। तो मैंने इसके रिस्पेक्ट में इस पॉइंट को ओरिजिन माना, तो इसके रिस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास कहाँ आया? यहां से L मिड पॉइंट। होना चाहिए कि नहीं? सही है ना? हाँ सही है। हाँ चलो नोट करो फटाफट इसको। सर YCM 0 है ना? हाँ बेटा, यस सर। क्यों अभी B1 बैच में सबसे ज्यादा मार्क्स किसके आए थे एडवांस पेपर में? सर कोई तो भी 001 नहीं 0019 दिव्यांश था सर शायद। नहीं, उसका 54 है। 54 है वो। किसके थे, नाम बताओ? सानिका। सानिका। यस सर। ठीक है बेटा। चलो फिर आगे बढ़ाएं। यस सर। एक ही मिनट से। रुको ना सर प्लीज। सर रिजल्ट के बाद आप जाने वाले हो सेंटर पे? देखो यार अभी पता नहीं मुझे। सर वो ऑफलाइन का भी पूछ लो। हाँ सर प्लीज। क्या कब होगा ऑफलाइन शुरू? दिवाली के बाद हाँ ही सर बोलेंगे। ये पूछ के आना ना एक बार। दिवाली के बाद हो जाएगा। अभी और कहीं चालू हुआ क्या? स्कूल तो चालू हो गए ना? सर नहीं बहुत हाँ। सर क्लासेस भी शुरू। कॉलेज हो गए। परमिशन मिलने के पहले ही तारों के नीचे से चालू हो गए थे छोटी छोटी कब की क्लासेस। सर वो तो। हाँ चलो अपना भी शुरू हो सर ही गया है। मैंने सुना कि आकाश भी शुरू हो गया है। पता नहीं यार, मुझे नहीं पता। सर जो छोटे क्लासेस थे ना 20-25 बच्चों वाले, वो तो पहले हाँ, ही वो हो परमिशन गए। के पहले ही चालू हो गए थे। परमिशन के पहले ही पीछे की हाँ दरवाजे सर वो तो चल रहे थे। हाँ तो फ्रंट अपने का यहाँ दरवाजा बंद कर।
अरे अपने यहाँ बच्चे पता है तुम्हें? 150-200 आते सर एट अ टाइम। वही तो पुलिस कह ही रहे 100 लगेंगे अपने इधर। हैं। अरे एक क्लास में होते हैं इतने। नहीं, उनको पकड़ने के लिए पुलिस ही 100 लगेंगे। वही तो सही और बात सारे है। बच्चे सर आराम से भाग पाएंगे। चलो अच्छा, अगला क्वेश्चन करते हैं अब हम लोग, ठीक है? हाँ तो बेटा थोड़ा सा अगला क्वेश्चन में मैं क्या कर रहा हूं, सुनना। अभी ये रॉड यूनिफॉर्म थी, है ना? अब मैं हाँ इसका मास डेंसिटी बदल रहा हूं। अच्छा, तुम्हें याद है मास डेंसिटी में कौन सी लेता था? लीनियर Linear वाली। mass रॉड में density। लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा, याद है ना? डायग्राम देख लो, मैं बता देता हूं। डायग्राम इसका ऐसा है, वही है सेम टू सेम। हाँ, बस उसकी डेंसिटी चेंज ये होगी। ये हो गया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस में तो कुछ होना नहीं है। ये ओरिजिन हो गया, मतलब x बराबर 0, और यहाँ पे हो जाएगा x बराबर कितना, l। और इसका जो लीनियर मास डेंसिटी है, मतलब मास पर यूनिट लेंथ, लैम्डा, वो वेरी कर रहा है। यहां से यहां तक लीनियरली इंक्रीज हो रहा है, लैम्डा 1 से लैम्बडा 2 तक। यहाँ लैम्डा है 2। लैम्डा बराबर लैम्डा 1, और इंक्रीज होते होते यहाँ क्या हो गया, लैम्डा बराबर लैम्डा 2। मतलब यहाँ पे कम हैवियर है रॉड, और यहाँ ज्यादा हैवियर हो रही है। तो क्या तुम्हें अच्छा लगता बढ़ते जा रहे हैं वो। सुनो सुनो, क्या तुम्हें लगता है सेंटर ऑफ मास मिडिल में होगा? नहीं नहीं। हाँ, मिडिल राइट से साइड की तरफ राइट में होगा। होगा, राइट साइड। यहाँ कहीं आएगा, हाँ ठीक है? मतलब ग्रेटर देन L/2 पे होगा। तो क्वेश्चन लिख ले क्या सर? हाँ हाँ, क्वेश्चन लिख लो। सर तो डायरेक्टली लैम्बडा 1 प्लस लैम्बडा 2/2 कर देंगे ना। अरे ऐसे नहीं होता यार। सर वैसे जैसे हम एपी में करते हैं ना, एवरेज मीन निकालते हैं वक्त दो एंड पॉइंट और बिगिनिंग पॉइंट का करके। वो सब कुछ नहीं, तुम पूरा प्रॉपर सॉल्व करो। ओके सर। सर 2/3 एल आता है क्या? नहीं, सर उन्होंने दिया नहीं ना स्पेसिफिक कितना बढ़ रहा है, तो 2/3 हम बोल नहीं सकते। ग्रुप पे भेजा है वैसा। सिंपलीफाई करो पूरा, सिंपलीफाई करके भेजो बेटा इसको। सही लग रहा है वैसे तुम्हारा ये। कैलकुलेशन में जल्दी जल्दी में तुमने कुछ गड़बड़ कर दी है।
हाँ ये एम हटाओ, एम किसने बोला तुम्हें एम है इसका मास? क्यों? हाँ सर एक मिनट। एम तो हमने दिया ही नहीं है ना। एम λ1 λ2 और ये एल लेंथ इसके फॉर्म में लिखना है पूरा। हाँ सर। सर आंसर क्या आ रहा है? बताओ आंसर ग्रुप में बोलो, तुम क्या आ रहा है बता दें क्या? चलो सर एक मिनट, अब एम निकाल के उसमें डालने से। एम एम गामा 1 प्लस गामा 2 इन ब्रैकेट L/2 आते हैं। नहीं, मास। सर गामा किधर से आ रहा है? लैम्डा वही। अच्छा मैं आंसर लिख रहा हूं इसका, यहां से कितनी दूर आएगा? तो आंसर है XCM इक्वल होगा λ1 प्लस 2 λ2 अपॉन λ1 प्लस λ2 होल ब्रैकेट यहां पे L बाई 3। ये आंसर। सर सॉल्व करके दिखाओ ना। चलो भाई देखो। अब देखो मैं सॉल्व कर रहा हूं इसको। हाँ सर ये आता है। हाँ ठीक है, सबसे पहले क्या करोगे? एक्स पे जाओगे? हाँ फिर dx आगे जाएंगे। बात समझे? हाँ इसका मास क्या लिखोगे? डीएम। हाँ इसका मास हम लिखेंगे डीएम, लेकिन डीएम होगा क्या? यहां पे जो लैम्डा होगा वो लैम्डा और इनटू ये डीएक्स। dx ये समझ? अरे लैम्डा क्या होता है? मास पर यूनिट length लेंथ। लेंथ। ठीक, हाँ सर तो ये हो गया। तो लैम्बडा एक्स होएगा ना, एक्स पे लैम्बडा। हाँ वही तो निकालना है, ये लैम्डा निकालो अब। तो देखो क्या कह रहा है वो, सुनना ध्यान से। एट एक्स इक्वल 0 बोलो लैम्डा बराबर लैम्बडा lambda 1 एट एक्स इक्वल एल बोलो लैम्बडा 2 lambda 2। और लीनियरली इंक्रीज हो रहा है ना, मतलब हाँ mx c का फंक्शन बनेगा। हाँ तो फिर y की हाँ। जगह पे कौन वेरी कर रहा है? लैम्डा बराबर यहाँ पे स्लोप m, सुनते जाना अभी ध्यान से, इंटू एक्स। किसका फंक्शन है? x का ही तो है। हाँ c, ये इक्वेशन बनेगी कि नहीं? बनेगी। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि दोनों अननोन है, तो दो अननोन है तो यहाँ पे ये दो कंडीशन भी तो दी गई है, रखो इसमें। तो एक्स इक्वल 0 डालो इसमें, x इक्वल 0, देन लैम्डा क्या डालोगे? c बराबर lambda 1 डालो इसमें बराबर लैम्डा एम प्लस 0 प्लस c, मतलब c बराबर क्या हो गया? lambda 1 देन इक्वेशन क्या बनेगी? लैम्डा बराबर
इस लैम्डा 1 अभी इसमें फिर से एक्स, ये एम की वैल्यू भी डालनी है, तो ये डालो अब दूसरी कंडीशन। तो एट एक्स इक्वल एल। नहीं, हाँ। चलो डालो, क्या आएगा बोलो। यहाँ लैम्डा की जगह पे कितना, लैम्डा 2 बराबर एम इंटू एक्स की जगह पे एल एल प्लस लैम्डा 1। तो ये स्लोप एम आ गया, लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 बाय एल है ना। और वैसे भी पता होना चाहिए यार, एल डिस्टेंस चलने पे इंक्रीज कितना हो रहा है, लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 हो रहा है कि नहीं। हाँ तो स्लोप मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ लैम्डा विथ रिस्पेक्ट टू लैम्डा विद रिस्पेक्ट टू लेंथ। लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 अपॉन, समझ गए, एल। हाँ यस चलो ये एम इसमें फिर से डाल दो, तो बोलो लैम्डा की फाइनल वैल्यू क्या है। लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 बाय एल इंटू एक्स प्लस लैम्डा 1। ठीक है, हाँ। यस सर। मतलब अब मुझे डीएम पता चल गया। ठीक है, हाँ ये ठीक, लैम्डा की जनरल वैल्यू आ गई है। तो अब मैं लिख सकता हूं लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 अपॉन एल इंटू एक्स प्लस लैम्डा 1, ये और होल इंटू, 3x तो इंटीग्रेट एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स सी एम बराबर क्या था बेटा, इंटीग्रेशन लैम्डा एक्स एक्स डी डीएम एक्स अपॉन अपॉन इंटीग्रेशन एक्स डीएम अपॉन इंटीग्रेशन डीएम। तो हाँ इंटीग्रेशन एक्स और डीएम ये है पूरा। लिमिट एक्स की आएगी या इंटीग्रेशन डीएम बोलो अरे फिर वही लैम्डा डी। डीएम की जगह पे ये सेम पूरा इंटू लैम्डा 2 वो, माइनस लैम्डा 1 बाय एल एक्स प्लस लैम्डा 1 डीएक्स। नहीं आ रही बात समझ में। समझ रहा है सर। समझ रहे हैं। लिमिट 0 से एल। अब यार क्या करना है, इसका डीएक्स का अंदर मल्टीप्लाई करके जो कांस्टेंट उनको बाहर करके लिमिट करके सॉल्व कर दो इसको। हाँ सभी लोग सॉल्व करो प्रॉपरली और सब लोग सर सेंड करो। हाँ बोलो। वो अपन ने वो लैम्डा इज इक्वल टू एम एक्स वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वो इक्वेशन इसलिए लिखी थी ना क्योंकि वो एक्स इज इक्वल टू 0 टू एक्स इज इक्वल टू एल पे वो मास बढ़ रहा था, मतलब वो स्लोप रहेगा ना। लीनियरली बढ़ नहीं रहा बढ़ था रहा है इसलिए इसीलिए। लिखा है। अच्छा। तो ओके सब लोग सर। सॉल्व करो और ये आंसर निकाल के ग्रुप में सेंड करो। हाँ सर, ये स्लाइड रहने दो सर। नेक्स्ट स्लाइड सर। नहीं सर लिखना है।
सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सर सेंटर ऑफ मास एनएलएम जैसा बड़ा चैप्टर है या छोटू सा है जैसे सर्कुलर था? नहीं नहीं, इतना बड़ा नहीं है, छोटा चैप्टर। वो L/3 आ रहा है बाहर। ये जो मैंने लिखा था वो नहीं आया क्या, ये वाला आंसर? वही आ रहा है सर। गामा 1 आ रहा है और वहाँ पे 2L/3 आ रहा है। नहीं सर L/3 आता है। नहीं नहीं, बिल्कुल सही है, आंसर यही आएगा। आया बेटा कि नहीं आया? आया सर, यही आया। 2 मिनट रुको ना सर, वो लिख रही है अभी तो। नहीं आया सर। चलो मैं सॉल्व। 1 मिनट सर, यही आता है 1 मिनट। सर रुको ना। हाँ सर, ये आ गया, समझ गए। देखो कितना सिंपल है। सबसे पहले क्या करना है, सुनो मैं बता दे रहा हूँ। अच्छा ठीक है, पहले मल्टीप्लाई करो, ये dx और x दोनों है ना, इसका पूरे मल्टीप्लाई करके अलग अलग करो। तो सबसे पहले तो λ2 माइनस λ1 अपॉन l, ये तो बाहर ही रहेगा ना बेटा। ये इंटीग्रेशन में क्या आएगा यहाँ पे, देखो x पर dx ये x और इंटू ये वाला x स्क्वायर इंटू dx प्लस ये λ1 dx और ये देखो x, तो यहाँ λ1 बाहर आएगा और इंटीग्रेशन के अंदर क्या आएगा, x dx। बोलो। यस सर। हाँ अपॉन में देखो नीचे λ2 माइनस λ1 अपॉन l बाहर, क्या बचेगा, इंटीग्रेशन x dx और प्लस यहाँ λ1 बाहर अकेला, इंटीग्रेशन dx। बोलो। हाँ यार ये तो किया करो यार सही से। हाँ सर, आ गया। अब क्या है इसमें, L³/3 आ जाएगा ये। हाँ L³/3 में से एक L चला जाएगा तो L स्क्वायर बचेगा। तो λ2 माइनस λ1 इंटू ऊपर L स्क्वायर बाई 3 और प्लस λ1, यहाँ क्या आएगा, x स्क्वायर अपॉन 2, मतलब L² और अपॉन में यहाँ λ2 माइनस λ1, ये कितना आएगा, L स्क्वायर अपॉन 2 और एक L खत्म हो जाएगा, L/2 क्या आएगा L और बाई 2 प्लस यहाँ पे क्या आएगा λ1 इंटू, ये तो सीधा L हो जाएगा, जो सीधा L आ जाएगा। देखो ऊपर से ये L स्क्वायर बाहर करो और नीचे से L बाहर करो तो एक L बच जाएगा। एलसीएम लो इस और नीचे अपॉन 1 करके इसका एलसीएम लो, करो सॉल्व। अब ये भी मैं करूंगा क्या? हो गया आ गया आंसर। ये इतना कर लेंगे। आ गया सर। कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा था थोड़ा। चलो भाई ठीक है फिर। हाँ सर। चलो आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। हाँ तो अब नोट कर लो सर एक मिनट, पिछली स्लाइड। हाँ लिख, पिछली स्लाइड। हाँ एक ही मिनट। हो गया सर, थैंक यू। ये भी हो गया सर। चलो भाई आगे अगला क्वेश्चन करें अब। हाँ तो क्वेश्चन है ध्यान से सुनना। अब क्वेश्चन है, कह रहा है फाइंड द सेंटर ऑफ मास
of a uniform semicircular ring. Semicircular ring. तो देख लो भाई सेमी सर्कुलर रिंग कहाँ है, ये है, समझ गए? हाँ यूनिफॉर्म में क्या नॉन यूनिफॉर्म? है जिक्का लिखा। सॉरी सर। हाँ तो फिर बीच में आ जाएगा सेंटर के चल पास। देखो ये मैंने माना ओरिजिन, सुनो नहीं, पहले नहीं। मैंने माना ये ओरिजिन। अब बताओ अच्छा इसका से मास पता है? एक वायर समझो, इमेजिन करो एक वायर है, क्लियर? हाँ हाँ अब चाहो तो थोड़ा सा, कितना सा बोलो? थोड़ा सा हाँ इसमें थोड़ा सा क्या ले सकते हो? थिकनेस। हाँ नेग्लिजिबल है, लेकिन ये ध्यान रखना। थोड़ा सा क्या लेना है? थिकनेस। अच्छा चलो भाई बेटा, क्लियर है सबको इतनी बात कि नहीं? जल्दी बताओ। हाँ सर। ठीक है, अब इसका जो देखो, ये तुम्हें जो दिख रही है, ये जो मास दिख रहा है, ये जो मास है ये है ना, इसमें टोटल मास कितना है इसका? m मान लो, और रेडियस कितनी है? r है। हम कर रहे कौन बता सकता है इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? कर रहे सर, एक मिनट। ये ओरिजिन है, पहले सुनो, ये ओरिजिन है, ये है कौन सा एक्सिस, और ये है कौन सा एक्सिस? अब बताओ अच्छा, थोड़ा कॉमन सेंस से तो बताओ पहले कहाँ होगा? वो सर, बीच वो में होगा, बीच वो में जो होगा वाई ना। एक्सिस पे बीच में होगा किधर तो भी। वाई एक्सिस यहाँ कहीं होगा, हाँ सही है ना? कैसे? हाँ। सुनो पहले सुनो, यहाँ पे एक छोटा सा मास ले ले रहे, ये वाला है ना, इसके करस्पॉन्डिंग देखो यहाँ पे भी एक मास आएगा उतना ही। हाँ सर। इन दोनों, सुनो पहले, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास यहाँ आएगा, हाँ हैं? हाँ ऐसे यहाँ अगर ले लें एक मास, तो इसके ठीक सामने यहाँ भी आएगा, तो इन दोनों का सेंटर ऑफ मास भी यहाँ हाँ। आएगा। ऐसे ही सारे मास जो हैं वो उनका सब, इन center दोनों of का mass। सब मास को आप यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हो। बोलो। सेंटर पे है वो, लाइन पे। हाँ मतलब ये हुआ कि फाइनली इन सारे मासेस का सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं होगा बीच में, कहीं भी, मुझे नहीं पता। उस लाइन के इस लाइन के मिड पॉइंट पे नहीं होगा, 45 डिग्री पॉइंट पे नहीं अलग होगा। होगा। अब पता नहीं कहाँ होगा, देखना पड़ेगा, समझे ना? हाँ सर फिर और सिर्फ एक 45 डिग्री पे लाइन बना के वो 2 पॉइंट ज्वाइन कर लेंगे। सर, पर इक्वल मासेस ऐड हो रहे दोनों साइड पे, तो फिर वो अरे लाइन यार। वाई एक्सिस के बीच में होएगा ना। तुम देख रहे हो वो मिट गई यार लाइन, बड़ी मुश्किल में तो लाइन बनी थी। हाँ वापस बनाओ ना सर प्लीज। बहुत खतरनाक काम है सर। सर, पर वो तो मतलब इक्वल धन्यवाद मासेस हो रहे हैं ना, तो हाँ जो सर, सेंटर equal ऑफ masses मास add आएंगे हो रहे वाई हैं। एक्सिस पे, वाई एक्सिस के बीच में आएगा। वो भी सेम मास के आएंगे ना। हाँ, बीच में तो नहीं बीच- आएगा बेटा, वाई एक्सिस पे जस्ट बीच में नहीं आएगा। तो हाँ क्योंकि जैसे Topmost नीचे mass जा भी रहे हैं, वो add उसको करेंगे। चेंज हो रहा है। पता है कुछ गलती सोच रहे हो, गलत सोच रहे हो। देखो अब मैं उस पॉइंट पे ज्यादा मास होगा। हाँ हाँ वो भी ऐड समझ होगा, गया। पर नीचे मैं मास थोड़ा नहीं है। थोड़ा हाँ सा सही है, थोड़ा सही है। सुना तो। चलो मान लो तुम यहाँ पे एक छोटी सी लाइन बनाओ, बना ली इतनी सी, हाँ इतनी ही लाइन तुम यहां बनाओ, इतनी ही लाइन तुम यहां बनाओ। आप देखोगे कि जहां आप नीचे हो ना, जब नीचे, तो मास ये होगा, कम होगा, और जैसे जैसे तुम यहां जाओगे तो मास मतलब ये ज्यादा लेंथ आएगी। देखो तिरछी होती जा रही लेंथ। हाँ समझा। नहीं समझे कह दो हम? नहीं समझ नहीं, पूरा गए। समझ गए। देखो यहाँ इतनी तिरछी length वाला आएगी, बस। यहाँ पे देखो इससे कम आएगी, और यहां देखो और कम आएगी। यहां पे अगर तुम देखोगे ना, यहाँ पे, तो ये और भी कम आएगी लेंथ। मतलब जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाओगे तो सेम हाइट में, देखो सेम हाइट में ज्यादा मास आता जाएगा, समझे? हाँ, ज्यादा हाँ वॉल्यूम समझ गया अब अच्छे। तो वो एक बच्चे ने रीजन दिया था कि ऊपर ज्यादा मास ऐड होगा। पहले ये बताओ समझे कि नहीं सब लोग? समझ गए। हाँ समझ गए। बेटा सभी लोग के आधे
नहीं सभी सर सब समझ गए। समझ गए सर। चलो ठीक है, तो अब आगे हम लोग देखो, बड़ा ही सिंपल प्रोसेस फॉलो करूंगा मैं इसके लिए। अच्छा, इंटीग्रेशन करना है, बता सकता है कोई इंटीग्रेशन का स्टार्टिंग कैसे करेंगे? डी थीटा पे एलिमेंट लगे। थीटा पे, पहले थीटा पे जाके फिर डी थीटा जाएंगे। हाँ भाई। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन में देखो इंटीग्रेशन में करवा चुका हूँ, वो स्फेरिकल सेल पे यहाँ पे वो रखा था एक चेन। हाँ याद आया सर, याद आया, समझा। याद आया, सही है। ठीक है ना? यार 5 मिनट हम कर रहे हैं। करो चलो। मैं थोड़ा सा बता दूं बस, यहाँ जाना है तुम्हें, कहाँ पे? थीटा एंगल पे और फिर डी थीटा और लेना। फिर जाना है इसके बाद डी थीटा पे। ये वाला मास है अपना डीएम। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसका मानना है हमें, सुनो पहले क्या मानेंगे हम, लेट सर एक बार वापस से बोलो, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। लेट रेडियस बराबर आर, आर और मास पर यूनिट लेंथ लैम्डा। मास पर यूनिट लेंथ को मतलब और क्या बोलते हैं? सर उसको Linear फिर mass m अपॉन density। पाई Linear आर mass लिख density। देंगे। जरूरत नहीं है, मैं ऐसे बता दे रहा हूं तुम्हें कि वो भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लीनियर मास डेंसिटी को क्या मान लो आप? लैम्डा, लैम्बडा। क्योंकि कांस्टेंट है। बस अब सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है। पहले तो एक्स एक्सिस पे नहीं होगा, कंफर्म है? हाँ Confirm। चलो ये आर है, बाय पाई आ रहा है। हैं? 2r बाय पाई। सही है। चलो भाई ट्राई कर लो एक बार, जल्दी से समझो। सर 1 मिनट। क्या करना है? सेंटर ऑफ मास निकालना है। चलो अब मैं बताऊं इसको। नहीं सर, एक ही मिनट। सर इसमें हम सिर्फ y वाली इक्वेशन यूज करेंगे ना, क्योंकि हमें पता है x में होने नहीं वाला। हाँ हाँ फिर आ जाएगा, एक ही मिनट।
सर इसको अगर हम वो पिछला जैसे क्वेश्चन किया था लीनियरली बढ़ने वाला वैसे कर ले, क्योंकि इधर जो स्लोप है वो हर पॉइंट पे लीनियरली चेंज हो रहा है। नहीं भाई ऐसे कर कुछ भी अपने सर आप थोड़ी ना वो कर सकते हो, कंक्लूजन निकाल लोगे तुम। आपका सर कुछ पता 2 नहीं है। टाइम्स रेडियस 2r/π। हाँ अब देखो मैं इसको सॉल्व करके दिखा रहा हूं कैसे करना है। हाँ भाई देखो अब बेटा इसके लिए क्या करना था, बड़ा सिंपल सा प्रोसेस था। सबसे पहले मैं यहाँ से थीटा पे गया, फिर डी थीटा पे गया। ये जो छोटी सी लेंथ है ये आर डी थीटा लेंथ होगी, है ना। हाँ सर। हाँ तो इसका यूनिट लेंथ का मास कितना है, लैम्डा। तो फिर आर थीटा लेंथ ये जो है उसका मास आर डी थीटा एल बाई r into d theta into lambda। बहुत क्लियर है। हाँ सर। हाँ अब ये बताओ इस डीएम का ओरिजिन ये है, ध्यान रखना। इस डीएम के कोऑर्डिनेट्स पता करो। तो देखो ये तो है डीएम का वाई कोऑर्डिनेट, हाँ और ये है डीएम का क्या, x कोऑर्डिनेट। तो मुझे एक्स कोऑर्डिनेट से मतलब है कि वाई से। एक से y से मतलब है पूरे Y वाले से। सुनो पहले, पूरी रिंग जो है उसका वाई कोऑर्डिनेट ही होगा ना सेंटर ऑफ मास का। हाँ सर। हाँ सेंटर ऑफ मास तो यहीं वाई पे ही लाई करेगा, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 है, तो मैं क्यों एक्स पे ध्यान दूं, है कि नहीं। हाँ सही है। तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं इस वाई पे ध्यान दूंगा। तो वाई की वैल्यू देखो ये है आर, ये देखो बेटा थीटा है, तो ये तो वो थीटा हो जाएगा। एक मिनट y जो है देखो ये r है, ये है y, समझे ना। हाँ सर। हाँ तो ये y कितना होगा r, ये आर थीटा। ये एंगल देखो थीटा ही तो है। तो हाँ आर r है उसका ये कौन सा कॉम्पोनेंट है, sin थीटा r cos थीटा। और ये वाला होगा r cos थीटा। तो मुझे इससे कोई मत लेना देना नहीं, समझ गए। हाँ हाँ सर। आप सुनो सुनो पहले, सुनो पहले, सुनो। मान लो मैं तुमसे कहूं कि क्वेश्चन ये है कि इतनी पार्ट है हमारे पास, देखो ये क्वाड्रेंट दिख रहा है, ये वाला क्वाड्रेंट। हाँ अगर मैं तुमसे कहूं सिर्फ ये क्वाड्रेंट है और बताओ इसका एक्स, अब इसका सेंटर ऑफ मास बताओ, तो इसमें एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट होंगे। दोनों को लेना पड़ेगा। एक्स के लिए ये लेना पड़ेगा, वाई के लिए दोनों को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। समझ में आ रही बात कि नहीं। यस सर। हाँ ठीक, चलो ओके। तो ये हो गया अपना। अब देखो बेटा इसका मैं पूरे सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट लिखूंगा। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ COM, एक्स CM बराबर सॉरी सर y वाई CM बराबर क्या लिखूंगा मैं, इंटीग्रेशन इस छोटे से y dm। डीएम का सेंटर ऑफ मास तो यही होगा। अब ये सेंटर ऑफ मास का बाय कोऑर्डिनेट, तो कोऑर्डिनेट कहां से लिखोगे, ओरिजिन से ना। हाँ ये है, ठीक है बेटा, समझ में आ रही है। आर cos थीटा। हाँ सर। वाई डीएम अपॉन इंटीग्रेशन dm चलो भाई वाई की जगह पे क्या लिखें, आर cos थीटा। r cos थीटा। cos थीटा डी थीटा अपॉन डीएम की जगह पे देखो सर। वो सर वो dm है। डीएम है ना। लैम्बडा डीएम की वैल्यू सॉरी यार, क्या कर रहा हूं मैं अभी, हैं लैम्डा आर स्क्वायर लिख दो सर। देखो लैम्डा r। अरे यार व्हाट आई एम डूइंग। वाई की जगह कितना है बेटा, आर cos थीटा। r cos थीटा। और डीएम की जगह क्या है, लैम्डा लैम्डा आर डी आर डी थीटा। थीटा। यहाँ पे क्या है, लैम्डा आर डी लैम्डा थीटा। r d तो थीटा। अब इसमें ऊपर देखो बाहर कांस्टेंट क्या क्या हो जाएंगे, r लैम्डा आर स्क्वायर लैम्डा बाहर और आर स्क्वायर आर square। इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचेगा, cos थीटा डी cos थीटा। थीटा d थीटा। नीचे देखो क्या क्या बाहर,
lambda lambda r r integration dt. मतलब जी, थीटा हाँ। के लिमिट लेना है। हाँ अब बच्चे हाँ। गड़बड़ करते हैं, अब बच्चे गड़बड़ करते हैं, देखो ध्यान से। अगर थीटा की लिमिट लेनी है तो यहां से मुझे लगता है कि यहां से देखो पूरा ये लेना पड़ेगा, तो से पाई बाय और टू। वो वाला तो भी यहां से अगर हाँ। तुम पूरा ये लिमिट लोगे तो फिर ये वाली वही। होगी ना इतनी, हमें तो यहां चाहिए। हाँ तो लिमिट होगी यहां देखो ये, और यहां देखो ये, पाई बाय टू। यहीं से स्टार्ट माइनस होगा पाई बाय measure। टू से पाई बाय टू। मतलब ये और फिर यहां से ये, समझ में आ रही बात कि नहीं? मतलब इस साइड हाँ माइनस का पाई बाई 2 होगा और इस हाँ सही है। होगे तो प्लस का पाई बाई 2 होगा। ये गड़बड़ मत करना, हाँ समझ गए? हाँ। तो ये थीटा बराबर माइनस पाई बाई 2 से थीटा बराबर प्लस पाई बाई 2 की लिमिट लेनी पड़ेगी। पहले बताओ समझे कि नहीं? समझ गए। अगर आप ये 0 से 90 की लेके 2 टाइम्स भी कर सकते हैं। हाँ सर वही किया। वेरी गुड, बिल्कुल। अगर तुम क्या करते हो 0 से पाई बाई 2 लेते तो फिर वही कर लो और फिर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाँ वही सेम चीज। सर या फिर हॉरिजॉन्टल के साथ लेके हम लोग 0 से पाई ले लेते हैं। बहुत हाँ, बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर तुम यहां से थीटा मेजर करते तो फिर यहां 0 से लेके और पूरा यहां तक जाते पाई पाई तक। समझ में आई? हाँ आई। तो इसको सॉल्व करना है तो इसमें से देखो लैम्डा आर, नहीं कहाँ गया, अगली लाइन लिख दी ना मैंने। ये तो अगली बार ये लैम्डा और ये आर स्क्वायर, लैम्डा आर गया, लिमिट क्या थी? माइनस पाई बाय टू से पाई तो बाय ये ऊपर बचेगा आर। देखो कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा, साइन थीटा। और यहाँ लिमिट आएगी माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई पाई बाई। बाय टू यहाँ पे बोलो इंटीग्रेशन थीटा क्या फिर होगा? थीटा। थीटा बचेगा। ये थीटा आ जाएगा ना। हाँ सर मतलब हमने यहाँ वर्टिकल से थीटा लिया, अगर आप हॉरिजॉन्टल से लेते तो हम 0 से पाई डाल सकते थे क्या लिमिट? अभी मैंने बोला ना, हाँ वही तो बोला मैंने अभी, बिल्कुल डाल सकते हो। तो यहाँ क्या आएगा? साइन पाई बाई 2 माइनस, बोलो साइन माइनस पाई बाई 2, मतलब प्लस साइन पाई बाय टू। प्लस मतलब ये माइनस बाहर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। और अपॉन में देखो पाई बाई 2 माइनस पाई बन जाएगा। माइनस पाई बाय टू। माइनस पाई बाई 2, क्लियर? ये हो जाएगा पाई, और ऊपर देखो ये होता है कितना? 1 2r प्लस पाई बाय वन प्लस 1 प्लस 2 2 आर अपॉन पाई हो गया। हाँ 2r बचा। समझ में आई? हाँ यस सर। ये हाँ, याद सर। होना चाहिए, ये याद होना चाहिए सबको। नोट कर लो बेटा इसको, सर आज क्लास कितने बजे तक था? नोट करो। क्लास लेट शुरू हुई थी। हाँ हाँ ले ये वाला लिख लिया क्या आप लोगों ने? नहीं यस सर। पीडीएफ से लिख लेंगे ना। हाँ सर। हाँ पीडीएफ से लिख लेंगे, जल्दी छोड़ो क्लास है। सर 1 मिनट अगली से दिखाएंगे। नहीं सर, आपकी चिंता है। अच्छा आपको हाँ। क्लास होते हैं बहुत सारे, क्लास होते, हाँ हम लिख लेंगे सर, वैसे भी कोई बात सही नहीं। है, सही और है। अगला क्लास भी होगा आपका अभी टाइम नहीं है, आज 2 ही है मेरे क्लास। दशहरा के लिए सर 2 ही रखे ना। हाँ सर आपको रिजल्ट देखने जाना होगा ना। हाँ अच्छा चलो ओके फिर। हाँ Yes, sir. हाँ ठीक है बेटा, वो थैंक यू सर, मैंने बाय जो सर। आज मैंने जो ग्रुप में असाइनमेंट भेजा है वर्क एनर्जी पावर का, वो कर लेना, ठीक है? हाँ यस सर, सर। चलेगा सर। वो भी ट्यूसडे को डिस्कस करेंगे ना। वो तुम लोग पहले ही कर लेना, मैं थोड़े थोड़े करके कर लूंगा उसको डिस्कस। ट्यूसडे में देखो फिर कितना डिस्कस होगा। ट्यूसडे में सिर्फ वही 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हाँ बहुत हाँ। क्वेश्चन चलो ओके बाय। थैंक यू सर। बाय सर। थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू।